ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 3 एपिसोड 1 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 142। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फेंग शुएर अपनी सारी एनर्जी गैदर करती है और बिना होल्ड बैक किए फीनिक्स फ्लेम्स सीयर्स द हेवंस का अटैक करती है। पलक झपकते ही शुआन युआन वेंटियन जहां खड़ा था वो जगह आग का समंदर बन गई। फेंग शुएर ने वहीं नहीं रोका, उसने आसमान से एक मैसिव स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस समन किया जो सीधा उस आग के समंदर में ब्लास्ट हुआ। अचानक फ्लेम्स के बीच से एक ब्लैक लाइट फ्लैश होती है और स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस को डिस्ट्रॉय कर देती है। आग के समंदर को चीरते हुए इटर्नल नाइट डेविल सोर्ड आसमान की तरफ शूट होती है। उस तलवार पर शुआन युआन वेंटियन लेटा हुआ था जो मौत की कगार पर लग रहा था। डेविल सोर्ड ब्लैक लाइट के साथ साउथ की तरफ तेजी से भाग निकली। दूर से शुआन युआन वेंटियन की नफरत भरी वीक आवाज गूंजती है, आखिरकार एक दिन मैं तुम सबको नरक में भेज दूंगा। अब आगे। जैसे ही फेंग शुएर पीछा करने के लिए आगे बढ़ी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी बॉडी लड़खड़ाई और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। डार्कनेस प्रिजन तोड़ने और फुल पावर यूज करने की वजह से उसकी इंटरनल इंजरीज और खराब हो गई थीं। इस हालत में शुआन युआन वेंटियन का पीछा करना नामुमकिन था। फेंग शुएर के पास शुआन युआन वेंटियन का पीछा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक पल के लिए सांस ली, फिर मुड़कर बची हुई डार्क ऑरा को डिस्पेल किया, जिससे सब लोग उस डार्कनेस केज से आजाद हो गए। शाओयुन और नंबर 7 अंडर हेवन तुरंत भागकर शाओलिंगसी के पास गए। शाओयुन घबराई हुई आवाज में पूछता है, लिटिल आंट, क्या आप ठीक हैं? शाओलिंगसी ने बस धीरे से सर हिलाया। वो अभी भी गहरे शौक में थी। सबको लगा था कि उनकी मौत पक्की है, पर किस्मत ने उन्हें फिर से बचा लिया था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की लेडीज जमीन पर गिर गईं। उनकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। मुरोंग चेंगशुए कंफ्यूजन में बोलती है, अभी क्या हुआ था? शुआन युआन वेंटियन अचानक ऐसे पागल क्यों हो गया? इसका असली रीजन सिर्फ नंबर 1 अंडर हेवन, नंबर 7 और शाओयुन समझ पा रहे थे। नंबर 1 ने शाओलिंगसी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि आज सच में नेकी का बदला नेकी मिला है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में शाओलिंगसी ने फेन जुएचन की जान बचाई थी, उसके अंदर की इंसानियत को जिंदा रखा था। आज उसी काइंडनेस की वजह से फेन जुएचन की सोल ने शुआन युआन वेंटियन के अंदर रिवोल्ट किया और उन सबकी जान बचा ली। लिटिल डीमन एम्प्रेस की प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फेंग शुएर ने दर्द बर्दाश्त करते हुए उन्हें सहारा दिया और अपनी थोड़ी वाइटैलिटी ट्रांसफर की, फिर तुरंत युनछे के पास भागी। युनछे वैसा ही दिख रहा था, पर उसकी हल्की सी सांस अभी भी चल रही थी। फेंग शुएर ने उसे मुरोंग चेंगशु से अपने हाथों में लिया। फेंग शुएर हांफते हुए बोलती है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना हम कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं। मुरोंग चेंगशुए उदासी से दूर देखते हुए बोलती है, लेकिन हम जाएंगे कहां? फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड तो अब रहा ही नहीं। फेंग शुएर बोलने ही वाली थी कि वो डिवाइन फीनिक्स आर्क मंगवा लेगी। तभी उसके नीचे का शरीर जोर से हिलने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके हाथ को दाब रहा है। एक बहुत ही कमजोर आवाज आती है, जुए। ये आवाज किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी वीक थी, पर फेंग शुएर के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। उसने नीचे देखा। युनछे ने अपनी आंखें आधी खोली हुई थीं और उसके सूखे होंठ हिल रहे थे। फेंग शुएर रोते हुए बोलती है, बिग ब्रदर युन, आप जाग गए, आप आखिरकार जाग गए। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। युनछे का जागना उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। फेंग शुएर की आवाज सुनकर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की सारी औरतें और बाकी सब वहां इकट्ठा हो गए। असगार्ड मास्टर, बिग ब्रदर, हस्बैंड, लिटिल चे, सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। मौत के मुंह से निकलने के बाद युनछे का होश में आना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। लिटिल डीमन एम्प्रेस नंबर 7 के सहारे वहां आई। लिटिल डीमन एम्प्रेस सीरियस टोन में बोलती हैं, अच्छा है कि तुम जाग गए। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क निकालो और हम सबको इल्यूजरी डीमन रेल्म ले चलो। युनछे वीक आवाज में बोलता है, मुझे पता है आज जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूं।
सब शॉक्ड रह गए। शाओयुन आंखें फाड़कर पूछता है, बिग ब्रदर, आप जानते हैं? युनचे धीरे धीरे बोलता है, 3 दिन पहले ही मुझे होश आ गया था। मैं सब सुन सकता था, फील कर सकता था, पर मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बॉडी से अलग हो गया हूं। जब शुआन युआन वेंटियन वहां से भागा, तब जाकर युनचे का दिमाग रिलैक्स हुआ और उसे अपनी बॉडी में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। लिटिल डीमन एम्प्रेस हांफते हुए बोलती हैं, अगर ऐसा है तो अपनी ताकत बचाओ और बातें बंद करो। जल्दी से प्रोफाउंड आर्क निकालो। युनचे हल्का सा मुस्कुराता है, चाहिए, चिंता मत करो मेरे लिए। तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, मैं खुद को ऐसे मरने नहीं दूंगा। युनचे ने आंखें बंद की और कॉन्सेंट्रेट किया। हवा में वाइब्रेशन हुई और प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क अपीयर हो गया। युनचे इंस्ट्रक्शन देता है, सीनियर मास्टर मुरोंग, सभी डिसाइपल से कहें कि मेरे थॉट्स को रेजिस्ट न करें। मुरोंग क्यांगशू ने हां में सर हिलाया। हालांकि वो एक अलग दुनिया में जा रहे थे, पर अब उनके पास एसगार्ड मास्टर के पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक सफेद रोशनी आर्क से निकली और सबको कवर कर लिया। अगले ही पल वहां खड़े सभी लोग गायब हो गए। प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क तेजी से स्पेस में गायब हो गया। पीछे बचा तो बस एक तबाह हुआ मैदान, जहां अब बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क ने पलक झपकते ही 50,000 किलोमीटर का सफर तय किया। जब वो आर्क से बाहर निकले तो वो डीमन इंपीरियल सिटी नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि वो एक खुला मैदान था जहां हवा में इंटेंस फायर ओरा था। नंबर 1 अंडर हेवन तुरंत पहचान लेता है, ये जगह गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली है। युनचे कमजोर आवाज में एक्सप्लेन करता है, बिग ब्रदर अंडर हेवन। हालांकि मैं होश में हूं, पर मैं किसी भी वक्त अपनी जान खो सकता हूं। सिर्फ गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ही मुझे बचा सकती है, इसलिए मैंने ये जगह चुनी। प्लीज मेरे ग्रैंडफादर और बाकी सबको डीमन इंपीरियल सिटी ले जाइए। मेरे पेरेंट्स और ग्रैंडफादर से कहिएगा मैं जरूर वापस आऊंगा, सही सलामत। युनचे की बातों से नंबर 1 का दिल बैठ गया। अगर युनचे खुद कह रहा है कि वो मर सकता है तो हालात वाकई क्रिटिकल थी। नंबर 1 अंडर हेवन स्ट्रांग वॉइस में बोलता है, ब्रदर युन, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे वापस आने तक उनका बाल भी बांका नहीं होगा। युनचे ग्रेटिट्यूड के साथ मुस्कुराया और फिर बेहोश होने लगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस तुरंत ऑर्डर देती है, देरी मत करो शाओयुन, नंबर 1, बाकी सबको लेकर अभी डीमन इंपीरियल सिटी जाओ। ज़ुएर, तुम युनचे को उठाओ, हम गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर जाएंगे। फेंगशुएर ने बिना वक्त गंवाए युनचे को उठाया और लिटिल डीमन एम्प्रेस के साथ नॉर्थ की तरफ भागी। हर एक पल युनचे की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। जल्द ही वो गोल्डन क्रो प्रोफाउंड अरे के सामने पहुंच गए जो वैली को सील करता था। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने डीमन एम्परर्स सील निकाली। उन्होंने अपनी उंगली से खून की 2 बूंदें टपकाईं, एक सील पर और एक फॉर्मेशन पर। जैसे ही सील ने फॉर्मेशन को छुआ, एक अजीब सी आवाज आई और सील कमजोर होकर गायब हो गया। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली का रास्ता अब खुल चुका था। भले ही एम्प्रेस की ब्लड लाइन डोरमेंट थी, पर डीमन एम्परर सील की मदद से वो अभी भी दरवाजा खोल सकती थी। लिटिल डीमन एम्प्रेस बोलती हैं, जल्दी चलो। अंदर घुसते ही एक स्कोर्चिंग हीट वेव ने उन्हें हिट किया। हवा में डिवाइन फ्लेम का ऑरा था। क्योंकि युनचे ने सारी लाइटनिंग अब्सॉर्ब कर ली थी, अब वहां सिर्फ आग का समंदर था। फेंगशुएर युनचे और एम्प्रेस को लेकर आग के बीच से होती हुई उस जगह की तरफ बढ़ी जहां गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट रहती थी। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सोचा भी नहीं कि अगर डिवाइन स्पिरिट ने भी मदद नहीं की तो क्या होगा। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के विशाल और फ्लेम से भरे दृश्य को देखकर फेंगशुएर हैरान थी, जबकि लिटिल डीमन एम्प्रेस को यह जगह पहचानते ही यह महसूस हो गया कि यहां का फायर ऑरा असामान्य रूप से कमजोर हो चुका है। दोनों फ्लेम से भरी जमीन पर आगे बढ़कर उस प्राचीन फॉर्मेशन तक पहुंची जहां डिवाइन स्पिरिट का डोमेन शुरू होता था। यहीं पहुंचते ही लिटिल डीमन एम्प्रेस घुटने टेककर अपनी ब्लड लाइन अथॉरिटी का आह्वान करती हुई घुटनों पर गिर गई और शुएर युनचे को संभालते हुए उसके पीछे रुक गई। लंबे इंतजार के बावजूद डोमेन पूरी तरह से खामोश रहा, जिसकी वजह से एम्प्रेस और बेचैन होती गई। तभी एक भारी औरत की गरज पूरी वैली में गूंज उठी। गोल्डन क्रो स्पिरिट होश में आ चुकी थी। उसकी आवाज गुस्से और चिड़चिड़ाहट से भरी हुई थी, लेकिन उसके सामने रखी एक ही विनती, युनचे की जान, ने उसके बोलने के लहजे को तुरंत बदल दिया।
एम्प्रेस के रोते हुए शब्दों की शिद्दत उसका समर्पण दिखाती थी, जबकि ज्वेयर की पूरी हालत सिर्फ एक ही बात बताती थी, युनचे के बिना वो कुछ नहीं। स्पिरिट ने युनचे पर डिवाइन नजर डाली और तुरंत समझ गई कि उस पर पड़ी पावर आम नहीं बल्कि हेवनली पॉइजन स्टार गॉड का प्योर डिस्ट्रक्टिव पॉइजन था। उसके हिसाब से इस पॉइजन का निशाना कोई भी हो पल भर में राख बन जाता। सिर्फ ड्रैगन गॉड बॉडी और स्काई पॉइजन पर्ल ही युनचे को अब तक जिंदा रखे हुए थे, बाकी सब उसकी सोल को धीरे धीरे खा चुका था। स्पिरिट ने सख्त तरीके से बता दिया कि इसे रोकना उसके बस में नहीं। युनचे शायद अगले कुछ दिनों का मेहमान है। इन बातों ने दोनों औरतन को तोड़ दिया। एम्प्रेस ने खुद को संभालते हुए वापस मुड़ने का फैसला किया, जबकि स्वेयर युनचे को उठाकर ले जाने को तैयार थी। तभी स्पिरिट के भीतर कुछ उल्टा बदल गया। उसने स्वेयर के अंदर एक खास प्यूरिटी महसूस की और तुरंत रोक दिया। एक छोटी सी बायोलॉजिकल डिटेल पर उसका पूरा नतीजा बदल सकता था और यही बात उसने टिके रहकर कंफर्म की। यह बात फंग शुएर के वर्जिन होने की थी। जब जवाब मिला कि फंग शुएर अभी भी वर्जिन है तो स्पिरिट का अंदाज एकदम से बदल गया। उसने जुएर की ब्लड लाइन की स्थिति समझी और इस बात पर हैरान रही कि ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन वाले इंसान के साथ होने के बावजूद फंग शुएर का फीनिक्स ब्लड अवेकन करने का मौका इतने सालों तक छूटता रहा। उसके हिसाब से अगर दोनों का ड्यूअल कल्टीवेशन पहले हो जाता तो जुएर का फीनिक्स वाइटल यिन तुरंत निर्वैनिक फ्लेम जगा सकता था, वही फ्लेम जो हेवनली पॉइजन को मिटा सकने वाली इकलौती शक्ति थी। स्पिरिट ने सीधा बताया कि फेंग शुएर का फीनिक्स वाइटल यिन ही निर्वाणा फ्लेम को जगा सकता है जो युनचे के शरीर से पॉइजन को जलाकर निकाल सकता है, लेकिन इससे शुएर अपना निर्वैनिक रीबर्थ का हक खो देगी। मतलब उसके पास बाद में पुनर्जन्म का मौका नहीं बचेगा जो अक्सर फीनिक्स के पास होता है। फायदा यह था कि उसका डिसीजन युनचे की जान और उसके फ्यूचर कल्टीवेशन दोनों को एक ही साथ बचा सकता था। जुएर ने बिना सेकंड थॉट के अपनी जिंदगी का हिस्सा कुर्बान करने का फैसला कर लिया। स्पिरिट ने पूरे प्रोसेस के लिए एक सील्ड बैरियर बनाया, वही स्ट्रक्चर जिसमें काफी समय पहले एम्प्रेस और युनचे बंद हुए थे ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए। इस दफा समय 3 महीने का था क्योंकि शुएर का वाइटल यिन पूरी तरह ट्रांसफर होने में इतना समय लेगा। एम्प्रेस को इस दौरान शुएर को गाइड करना था क्योंकि उसके हिसाब से वो ही इकलौती इंसान थी जो इस प्रोसेस की एक्सपर्ट बन गई थी, दिन रात युनचे के साथ रहकर। बैरियर सील होने के बाद गोल्डन क्रो स्पिरिट एक लंबे थकान भरे सन्नाटे में डूब गई। उसका अपना अस्तित्व ओरिजिन ब्लड देने के बाद धीरे धीरे गायब हो रहा था और पूरी वैली का अंत भी उसके साथ ही लिखा हुआ था। फिर भी उसने फीनिक्स स्पिरिट के की गए बलिदान पर सोचकर चिंता महसूस की। दोनों डिवाइन बीस्ट्स एक ही आदमी के लिए अपना सब कुछ दे रहे थे, जैसे किसी आने वाली अनहोनी के लिए तैयारी चल रही हो। उसकी आखिरी सोच प्राइमल केओस की उन दरारों पर अटक गई जिन्हें वो महसूस करती रही थी। शायद उन्हीं के पीछे वो एंटिटी जाग रही थी जिसके सामने आने के लिए तकदीर युनचे को जबरदस्ती तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ शाओयुन और नंबर 1 अंडर हेवन सबको डीमन इंपीरियल सिटी लेकर युन फैमिली रेजिडेंस पहुंच गए, जहां उनके आने की सूचना मिलते ही युन चिंगहोंग और मू युरू गेट पर तैयार खड़े थे। शाओयुन अपने माँ बाप को देखते ही घुटनों तक झुककर उनको प्रणाम करने आगे बढ़ा और साथ आई एसगार्ड डिसाइपल्स उनके पीछे शांत खड़ी रहीं। युन चिंगहोंग ने शाओयुन को संभाला पर उसका ध्यान तुरंत उस अनफेमिलियर ग्रुप पर टिक गया। तभी मू युरू का पूरा फोकस युनचे की गायब मौजूदगी पर जम गया। उसके चेहरे की बेचैनी ने हवा का माहौल तुरंत बदल दिया। शाओयुन ने मुश्किल से एक शांत एक्सप्लेनेशन जैसी समरी दी कि युनचे वापस आते वक्त चोट खाकर सीधे गोल्डन क्रो फ्लेम वैली ले जाया गया। मू युरू का डर उसके हाथों की कसावट और सांस की घबराहट में साफ दिख रहा था, जिसे युन चिंगहोंग ने प्रैक्टिकल तसल्ली देकर संभाला। उनका विश्वास युनचे की एबनॉर्मल हीलिंग और लिटिल डीमन एम्प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही था, भले ही अंदर अंदर वो छुपी हुई चिंता से घिरे रहे। बाद में शाओयुन ने अपने असली ग्रैंडफादर शाओली का परिचय कराया। शाओले के सामने आते ही युन चिंगहोंग का जिस्म एक पल में सख्त सा हो गया, जैसे 2 दशकों का दबा हुआ बोझ फटकर बाहर निकल आया हो। पेट्रियार्क की प्रतिष्ठा उसके कांपते हुए शरीर में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो तुरंत घुटनों पर गिर गया, अपने पुराने कसूर का भार साफ दिखाते हुए कहता रहा कि उसकी ही वजह से शाओली के बेटे और बहू की जान चली गई। मू युरू भी उसके साथ जमीन पर झुक गई, पलकें आंसुओं से भरते हुए। युन फैमिली के सब लोग इस अचानक इमोशनल कोलैप्स से हक्का बक्का रह गए। शाओली ने उन्हें उठाने की कोशिश की, सामने गिरे हुए युन चिंगहोंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन युन चिंगहोंग हिले तक नहीं। पूरा सीन एक तरह का मिलन था,
दोष, माफी और पुरानी वफादारियों का संगम जो युन चिंग होंग के पुराने जख्मों को सालों बाद भरने लगा। धीरे धीरे दोनों फैमिली एक दूसरे को अपनाते दिखने लगे। युन चिंग होंग ने खुद शाओली को अपने पिता का दर्जा देकर संबंध को और गहरा बना दिया। फिर शाओलिंगसी का परिचय हुआ जो पूरी घबराहट में खड़ी थी, लेकिन मू यूरो ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर का हिस्सा बना लिया। इसके बाद मू यूरू और युन चिंग होंग की नजर कांग युए पर गई। पूछने पर पता चला कि वो उनकी बहू है। दोनों ने कांग युए को अपनी बेटी जैसी मान लिया। इसके बाद मू यूरू की नजर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की शांत और अलग ही तरह की कैरिज्मेटिक लड़कियों पर पड़ी। हर एक अपनी जगह एक पेंटिंग की तरह खड़ी थी। उनकी प्रेजेंस ने उसे एक पल के लिए चौंका दिया। उन्हीं को देखते हुए उसके दिल में एक अनचाहा सा शक उभर आया, वैसा जो एक मां के मन में तब जगता है जब उसे लगता है कि बेटा शायद हद से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ हो। और यही उलझन उसे उस अंतिम सवाल तक ले गई कि क्या ये सभी युनचे की कॉन्क्यूबाइंस हैं, जिसने पूरे कोर्टयार्ड का माहौल एक पल के लिए जमा कर रख दिया। जैसे ही मू यूरू ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की डिसाइपल्स को कॉन्क्यूबाइंस समझा, शाओ युन घबरा गया। मुरोंग चेंगशुई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देती है कि वो फ्रोजन क्लाउड की डिसाइपल्स हैं और युनचे उनके एसगार्ड मास्टर हैं जिन्होंने उनके सेक्ट को बचाकर यहां शरण दी। युन चिंग होंग उनकी बात समझकर उन सबके लिए युन फैमिली कंपाउंड में सिक्योर क्वार्टर्स अरेंज कर देता है, जिसके लिए मुरोंग चेंगशुई थोड़ा सा झुककर वाव करते हुए धन्यवाद करती है। तभी युन फैमिली के कोर्टयार्ड का गेट गरज कर खुलता है। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन अपनी बेटी सेवन को बुलाता हुआ कोर्टयार्ड में किसी तूफान की तरह दौड़कर एंटर करता है, उसे गले लगाने के लिए। नंबर 7 अंडर हेवन ये देखकर घबराकर शाओयुन के पीछे छिप जाती है। कंफ्यूजन क्लियर होता है जब शाओयुन बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। सब हैरान हो जाते हैं और ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन की एक्साइटमेंट तुरंत चिंता में बदल जाती है। वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है, पर नंबर 7 अंडर हेवन इंसिस्ट करती है कि वो अपने पैटी के साथ रहेगी, जिस पर युन चिंग होंग भी कहता है कि वो अब शादीशुदा रॉयल प्रिंसेस है, इसलिए उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। इससे पहले कि बातें आगे बढ़ती, गेट फिर खुलता है। मू फेयान आता है और यूनचे के बारे में पूछता है। मू यूरू बताती है कि यूनचे बहुत इंजर्ड है और गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट उसका इलाज कर रही है। मू फेयान गुस्से में ओथ लेता है कि दुश्मन को कुचल देगा, पर शाओ यून सबको शॉक में डाल देता है जब वो बताता है कि श्वन्युअन वेंटियन से फाइट का नतीजा ये रहा कि लिटिल डीमन एम्प्रेस भी हराई गई थी और ओरिजिन ब्लड जलाने पर मजबूर हुई। पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया। युन चिंग होंग कंफर्म करता है नंबर 1 अंडर हेवन भी। सब रियलाइज करते हैं कि श्वन्युअन वेंटियन कोई आदमी नहीं बल्कि एक कैलेमिटी है। नंबर 1 अंडर हेवन छोटा सा एक्सप्लेनेशन में पूरी बैटल एक्सप्लेन करता है। एम्बुश, वेंटियन का डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन और उन लोगों का मुश्किल से बचकर आना। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन कंक्लूड करता है कि वेंटियन वापस आएगा मिरर ऑफ समसारा के लिए। बॉर्डर स्ट्रेंथन करने की बात उठती है, पर युन चिंग होंग रोक देता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस की इज्जत इल्यूजोरी डीमन रेल्म की यूनिटी का कोर है। इस वक्त सच रिवील करना केओस फैला देगा। घायल श्वन्युअन वेंटियन की वजह से उनके पास वक्त है। महीने बीत जाते हैं। फ्रोजन क्लाउड डिसाइपल्स सेटल हो जाती हैं। यूनचे, लिटिल डीमन एम्प्रेस और प्रिंसेस स्नो गोल्डन क्रो वैली के अंदर ही रहते हैं। युन चिंग होंग रोज एंट्रेंस पर कोई भी सिग्नल ढूंढता है। बेचैनी के बावजूद एक फैक्ट उसे संभाल कर रखता है। अगर यूनचे मर चुका होता, वैली पहले ही साइलेंट हो चुकी होती। 3 महीने इस साइलेंट टेंशन में गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन दूर आसमान पर धीरे धीरे काले बादल जमा होने लगते हैं। आने वाला तूफान नजदीक आ चुका था। नॉर्थ वेस्ट का 5 वे रीजन, जो एक सदी पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की इन्वेजन का मुख्य एंट्री पॉइंट था, लंबे समय से बेकार पड़ा था। कभी यहां एलीट गार्ड्स की सख्त चौकसी होती थी, पर स्पेशल फॉर्मेशन के 1 सदी तक न उभरने के बाद सुरक्षा धीरे धीरे ढीली हो गई। सुबह के वक्त जब पूरी जगह सूखी और सुस्त पड़ी थी, उसके बीचों बीच स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट हो गया। एक छोटा सा फॉर्मेशन रोशनी छोड़ते हुए अपीयर हुआ, जिससे एक अकेला काला फिगर वहां उतर गया। उसका दबाव भरा परगेटरी जैसा ऑरा पूरे एरिया को हिला गया और सोते हुए सारे गार्ड्स का डर से होश उड़ गया। दूसरी तरफ डीमन इंपीरियल सिटी में युन फैमिली 3 महीने से गोल्डन क्रो वैली से कोई खबर न आने के बोझ में जी रही थी। युन चिंग होंग ने रात बेचैनी में गुजारकर सुबह तक कोर्टयार्ड में इंतजार किया। इसी वक्त 5 वे रीजन से तैनात डिसाइपल का एक एबनॉर्मल साउंड ट्रांसमिशन जेड सिग्नल मिला, जो नॉर्मल रिपोर्ट से बहुत अलग था। उसके तुरंत बाद एक अजनबी शैतानी लहजे ने पूरी ट्रांसमिशन पर कब्जा कर लिया, जिसके पीछे किसी पकड़े हुए गार्ड की दर्द भरी सांसों की गूंज थी।
वही आवाज जिससे साल भर से डरते हुए भी उम्मीद की जा रही थी, युन चिंगहोंग ने पहचान ली। स्वान युआन वेंटियान। उसी के साथ एक स्पष्ट धमकी मिली, 1 घंटे में डीमन इंपीरियल सिटी पर उतरने का इरादा, और एक ऐसी शर्त जिसे पूरा न करने पर पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म को खौफ में डालने का संकेत। उस तरफ का साउंड ट्रांसमिशन जेड टूट गया और युन चिंगहोंग का जेड भी उसकी बेकाबू प्रोफाउंड एनर्जी से बिखर गया। 3 महीने पुरानी रिपोर्ट्स की जगह अब एक ही सच सामने था। दुश्मन अब ऐसा बन चुका है जिसे रोकना मुश्किल, और जिसका घमंड अब सीधे इंपीरियल सिटी को चुनौती दे रहा है। इस गिरती स्थिति में युन चिंगहोंग ने युन फैमिली का सबसे हाई इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट किया, वायलेट क्लाउड ट्रिब्यूलेशन ऑर्डर। यह वो सिग्नल था जो सिर्फ उस समय इस्तेमाल होता था जब फैमिली मिटने के किनारे हो। पूरा डीमन इंपीरियल सिटी पल भर में हिल गया। पेट्रियार्क्स, ड्यूक्स और सारी फैमिलीज तुरंत युन फैमिली के आसपास इकट्ठी हो गईं। सब आते ही युन चिंगहोंग की स्थिति समझ गए। वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर डर उसके चेहरे पर गहरा लिखा हुआ था। लीडर्स और एल्डर्स चिंता में व्यस्त थे और सब एक ही चीज का पता लगाना चाहते थे, 5 वे रीजन में क्या हुआ। युन चिंगहोंग ने सच सामने रखा। वहां की सारी सुरक्षा एक पल में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और दुश्मन सीधे डीमन इंपीरियल सिटी की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम सुनते ही भीड़ का रंग उड़ गया। कुछ लोग यकीन कर रहे थे कि अगर दुश्मन अकेला है तो ज्यादा खतरा नहीं, पर जिन लोगों ने असली हालात देखे थे उनके लिए वो ऐसा इंसान बन चुका था जिसे मोनार्क्स की गिनती भी रोक नहीं सकती थी। सच्चाई धीरे धीरे साफ होती गई। वो इंसान वही था जिसने लिटिल डीमन एम्प्रेस को बुरी तरह जख्मी करके हराया था, स्वान युआन वेंटियान। यह समझते ही सबको अंदाज हो गया कि जो आने वाला है वो पुरानी जनरेशन की सिंपल दुश्मनी नहीं, बल्कि ऐसा खतरा है जिसमें इल्यूजरी डीमन रेल्म का कोई नॉर्मल वॉरियर या लीडर काम नहीं आ सकता। सिटी में उठते डर का एक ही हल था। जिस पावर ने लिटिल डीमन एम्प्रेस को हरा दिया वो सारी रक्षा रेखाओं के लिए बेअसर थी। इसी समय लीडर्स ने पूछा कि युन चिंगहोंग के पास कोई अंतिम व्यवस्था है या नहीं। युन चिंगहोंग ने माना कि इस हालत में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसने सब लोगों से पूछा कि क्या उन्हें वो चीज याद है जो 4th डीमन एम्परर ने डीमन इंपीरियल सिटी के लिए अपनी आधी जिंदगी खर्च करके बनाई थी। ग्रेट एल्डर युनवेटियन तुरंत समझ गया और बोला, पेट्रियार्क, क्या आप ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? डीमन इंपीरियल सिटी के नीचे वो फॉर्मेशन मौजूद थी। समय के साथ ज्यादातर लोग उसे भूल चुके थे, लेकिन 12 गार्डियन फैमिलीज के काफी मेंबर्स अभी भी उसके बारे में जानते थे। मु फेयान ने धीरे से सर हिलाया। उसे याद था कि पुराने रिकॉर्ड में लिखा था 4th डीमन एम्परर ने हजारों साल लगाकर एक बड़ा प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाया था, किसी बड़े खतरे से बचने की तैयारी के लिए। लेकिन 5th डीमन एम्परर के बाद से वो फॉर्मेशन कभी एक्टिवेट नहीं हुई। हजारों साल बीत गए। फेयान ने कहा कि इतने सालों में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, यानी अब वो एक डेड फॉर्मेशन बन चुका होगा। और युन चिंगहोंग भी शायद यही जानता होगा। युन चिंगहोंग ने सख्ती से माना कि फॉर्मेशन सच में डेड है। लेकिन चाहे फॉर्मेशन डेड हो, उसका फाउंडेशन अभी भी जिंदा है और पूरी तरह से ठीक है। उसने बताया कि लिटिल डीमन एम्प्रेस के साथ मिलकर उसने आधे साल पहले इस बात की पुष्टि की थी। एक ड्यूक ने हैरान होकर पूछा, पेट्रियार्क, क्या आप सच में ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन को जबरदस्ती एक्टिवेट करने वाले हैं, स्वान युआन वेंटियान का सामना करने के लिए? सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। युन चिंगहोंग बिना जरा हिचकिचाहट के बोला, बिल्कुल। सबको अंदाज होना चाहिए था कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कितनी जबरदस्त एनर्जी चाहिए होगी, और उनके पास सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय बचा था। युन चिंगहोंग ने हुक्म दिया, इस 1 घंटे में जितनी भी एनर्जी हम निकाल सकते हैं सब निकालो। हर डिसाइपल, हर प्रोफाउंड क्रिस्टल, हर रिसोर्स, एक टुकड़ा भी छुपाकर मत रखना। सब लोग उसकी तरफ देखते रह गए। आंखों में होश उड़ा देने वाली हैरानी थी। एक ड्यूक ने सर पकड़ लिया। उनका कहना था कि पूरी सिटी की सारी जमा पूंजी को एक ही बार में उड़ा देना यह पागलपन था। युन चिंगहोंग ने गंभीर सांस छोड़ी और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। स्वान युआन वेंटियान की वजह से हमको यह करना ही होगा और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उसने उन्हें लिटिल डीमन एम्प्रेस की ताकत याद दिलाई और बताया कि स्वान युआन वेंटियान ऐसा आदमी है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो एक आदमी जरूर है, लेकिन उसके साथ आने वाला खतरा डीमन इंपीरियल सिटी की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा खतरा है। ड्यूक हुआई का पैदा किया हुआ केओस सिर्फ राजगद्दी बदलने जैसा था, लेकिन अगर स्वान युआन वेंटियान सिटी में घुस गया तो शहर खून से रंग जाएगा।
कल इसी वक्त तक डीमन इंपीरियल सिटी मिट्टी में मिल चुकी होगी। उसने सबसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो, खत्म हो जाना या फिर एक छोटी सी उम्मीद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना? इन अल्फाज ने सबके होश हिला दिए। इसी पल सबको असली खतरा समझ में आया। स्वेन युआन वेंटियान अकेला होने के बावजूद लिटिल डीमन एम्प्रेस से भी ऊपर की ताकत रखता था, जो पूरी डीमन इंपीरियल सिटी को कुछ ही लम्हों में मिटा सकती थी। सु स्यंगनान ने भारी सांस ली और बोला कि ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन में कुल 8 फॉर्मेशन रीजन्स होते हैं और हर एक में 6 फॉर्मेशन पॉइंट्स। उसने युन चिंगहोंग से कहा कि तुरंत डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दे। बाकी गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक्स भी तुरंत मान गए। कई तो डर से कांप रहे थे। सबने जोर से कहा, पेट्रियार्क युन, आप हुक्म दीजिए। युन चिंगहोंग ने बताया कि अगर स्वेन युआन वेंटियान एक जगह से ब्रेक नहीं कर पाया तो वो तुरंत जगह बदलेगा, इसलिए सभी 8 रीजन्स का डिफेंस इक्वली पावरफुल होना चाहिए। उसने कहा कि वो वॉइस ट्रांसमिशन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन अभी भेज देगा। फिर उसने सबको हुक्म दिया, जल्दी से अपने क्लैंस में वापस जाओ, सब डिसाइपल्स को जमा करो, सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल्स लाओ, सिटी के जितने प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स हैं सबको तैयार करो, सबसे कम टाइम में तैयारी पूरी करो और फिर ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए वापस आ जाना। युन चिंगहोंग ने उनका जवाब शुरू होने से पहले ही घूमकर गरजा, सारे युन फैमिली डिसाइपल्स, तुम लोगों के पास सिर्फ 200 सांसों का टाइम है। 200 सांसों के बाद सब यहीं जमा हो जाओ। उसने युन ये, युन क्यू यू, युन यंजी और युन फंजियन को मेडिसिन पवेलियन भेजा, सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल्स और मेडिसिनल पिल्स लाने के लिए। सारी गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक्स तूफान की तरह भाग गए। खतरा आंखों के सामने था। पूरी डीमन इंपीरियल सिटी एक चलती आंधी में तब्दील हो गई। सिर्फ नंबर 1 अंडर हेवन नहीं गया, वो सीधा नंबर 7 अंडर हेवन के पास भागा, बेचैनी से पसीना बहाता हुआ। उसने उसे साउथ डायरेक्शन में भागने का हुक्म दिया। जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ, पीछे मत देखना। लेकिन नंबर 7 अंडर हेवन जिद से सर हिला दिया, नहीं, मैं बिग ब्रदर युन के साथ रहूंगी। नंबर 1 अंडर हेवन ने गुस्से में शाओ युन को पकड़ लिया और गरजा कि वो और उसकी पत्नी दोनों उसकी बेटी के साथ तुरंत निकल जाएं। उसने उसे याद दिलाया कि अगर अपनी बेटी के लिए नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए भाग जाओ। अगर अभी नहीं गए तो काफी देर हो जाएगी। शाओ युन घबरा गया। उसने नंबर 7 अंडर हेवन की तरफ देखा, फिर सख्ती से सर हिला दिया। ऐसे वक्त में मैं कैसे भाग सकता हूं? अगर मैं ऐसे जी गया तो अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। नंबर 7 अंडर हेवन उसके कंधे से लगकर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ब्रदर युन, अब कुछ मत बोलो। जिंदगी हो या मौत, हम तीनों साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। नंबर 1 अंडर हेवन ने जमीन पर पैर पटका, गुस्से से कांप गया। युन चिंगहोंग ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। हम सबकी पूरी ताकत से ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। स्वेन युआन वेंटियान जितना भी स्ट्रांग हो उसके लिए अंदर घुसना आसान नहीं होगा। नंबर 1 अंडर हेवन ने गहरी सांस ली और पागल की तरह अपनी क्लैन की तरफ उड़ गया। पूरी डीमन इंपीरियल सिटी की हवा अचानक हिलने लगी। युन फैमिली में तो जैसे बड़ा तूफान आ गया। सिर्फ एक ही आदमी वहां शांत खड़ा था, युन चिंगहोंग। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और हल्के से सांस छोड़ी। वो जानता था यह प्लान जहर पीकर प्यास बुझाने जैसा था। चाहे वो स्वेन युआन वेंटियान को थोड़ी देर रोक भी लें, डीमन इंपीरियल सिटी की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये लोग दूसरी बार कभी लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन स्वेन युआन वेंटियान 1 घंटे में ही आ जाएगा। इनके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। शायद बस एक चमत्कार ही उन्हें बचा सके। सिटी में खतरे की खबर आग की तरह फैल गई। पूरा शहर डर और अफरा तफरी से भर गया। हजारों लोग, मॉर्टल्स और प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स सिटी से भाग रहे थे, लेकिन लगभग आधी आबादी फिर भी रुक गई। युन फैमिली, 12 गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस ने मिलकर सिटी की सारी पावर को ऑर्गेनाइज किया। थोड़ी ही देर में सभी 8 फॉर्मेशन रीजन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स की एनर्जी टॉर्नेडो की तरह घूमने लगी। ये टॉर्नेडो पूरी दुनिया को हिला सकता था। माउंटेन्स जैसी ऊंचाई में हवा में फ्लोट कर रहे प्रोफाउंड क्रिस्टल्स की चमक ने आसमान को पर्पल रोशनी से भर दिया। ऐसा सीन इल्यूजोरी डीमन रेल्म की पूरी पुरानी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। जैसे युन चिंगहोंग ने कहा था, हजारों साल से सोया हुआ ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन तेज रफ्तार से एक्टिवेट हो रहा था। डीमन इंपीरियल सिटी के नीचे से निकलती प्रोफाउंड लाइट आसमान को चीरती हुई गई।
बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट लाइट कर्टन्स आसमान में एक दूसरे से जुड़ने लगे और धीरे धीरे पूरी डीमन इंपीरियल सिटी को कवर कर लिया। फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन का आसमान अचानक डार्क पड़ गया, जिसे देखकर नंबर 1 अंडर हेवन गरजा, वो डार्कनेस। स्वान युआन वेंटियन आ गया। युन फैमिली और अंडर हेवन फैमिली नॉर्थ रीजन की प्रोटेक्शन पर थे। डजन्स ऑफ एल्डर्स और भीड़ भरे यंग वॉरियर्स तैनात थे। अंडर हेवन फैमिली के 16 हाउजार एल्व्स, एक भी मिसिंग नहीं। उनके घर बिल्कुल खाली पड़े थे। पूरी सिटी हालत जंग में थी। बाकी गार्डियन फैमिलीज भी इसी हाल में थे। 2 बड़े गार्डियन फैमिलीज के साथ मिलकर 3 लाख प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स और खड़े थे। शायद कमजोर हों, लेकिन उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ बहुत बड़ा पहाड़ थी। बाकी 7 रीजन्स में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस लगा दिया गया। नॉर्थ की तरफ से जो डार्कनेस फैल रहा था, वो नॉर्मल काले बादलों जैसा बिल्कुल नहीं था। एक नजर में ही शरीर में कांप चढ़ जाता, जैसे कोई आदमी बर्फ के कुएं में धकेल दिया गया हो। पीछे के कमजोर प्रैक्टिशनर्स तो पसीना पसीना हो गए। क्या ये ही वो स्वान युआन वेंटियन की ब्लैक प्रोफाउंड एनर्जी है? युन चिंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया। डार्कनेस अभी दूर ही था, फिर भी उसका शरीर अजीब कमजोरी महसूस कर रहा था। यह डार्कनेस सबके अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन फ्रंट लाइन पर खड़ा था और उसके चेहरे की कठोरता साफ साबित कर रही थी कि युन चिंग होंग की एक बात भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोली गई थी। यह प्रेशर लिटिल डीमन एम्प्रेस से भी ज्यादा भयावह था। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन ने जोर की दहाड़ मारी। सारे अंडर हेवन डिसाइपल्स, बैटल पोजीशन ले लो। अगर जिंदा रहना है तो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करो। युन चिंग होंग ने गहरी आवाज में कहा। फॉर्मेशन के अंदर से बाहर जा सकते हो, लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते। गलती से भी फॉर्मेशन के बाहर मत निकलना। उसने हाथ उठाए। उसकी हथेली में पर्पल लाइटनिंग भड़क उठी। उसके आसपास बहुत सारी लाइटनिंग स्पिरिट्स घूमने लगे। नॉर्थ डायरेक्शन से आती ऑरा उसके सीने को तोड़ रही थी। उसका चेहरा और भी कड़क हो गया। युन चिंग होंग ने बोला, मैं सोच नहीं सकता था कि स्वान युआन वेंटियन की ताकत इतनी हद तक बढ़ चुकी होगी। वो अब लिटिल डीमन एम्प्रेस से लगभग 2 गुना स्ट्रांग है। शाओयुन का प्रोफाउंड एनर्जी घूम उठा। वो घबराहट से कांप गया। शाओयुन बोला, क्या? यह कैसे हो सकता है? उस दिन उसने लिटिल डीमन एम्प्रेस को हराया तो था, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह थक गया था। उसका शरीर तो टूट रहा था, चाहे वो थोड़ा सा स्ट्रांग था, पर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? युन चिंग होंग चुप रहा। नंबर 1 अंडर हेवन ने धीरे से सर हिला दिया। उसने बोला, नहीं, स्वान युआन वेंटियन की ऑरा पूरा बदल चुकी है। ये उस वक्त प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में जो ऑरा थी, उससे कहीं ज्यादा भयावह है। बस ऑरा देखकर ही कह सकता हूं, लिटिल डीमन एम्प्रेस से 2 गुना स्ट्रांग होना बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। क्या? शाओयुन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने नॉर्थ डायरेक्शन की ओरा को ध्यान से महसूस किया और उसका रंग और भी उड़ गया। माथे से पसीना बहने लगा। शाओयुन हल्की सी सांस में बोला, ये कैसे हो सकता है? ग्रेट एल्डर। युन वेइटन ने ऊपर भारी होती डार्कनेस पावर को देखते ही समझ लिया कि सामने वाली ऑरा ड्यूक हुआई जैसी डेविल आर्ट से कहीं ज्यादा भयानक थी। युन चिंग होंग का चेहरा सख्त हो चुका था। वो जानता था कि सोचने का वक्त खत्म है और उन्हें अपनी पूरी ताकत बैरियर पर जोड़कर डीमन इंपीरियल सिटी को बचाना ही होगा। सेकंड एल्डर अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि स्वान युआन वेंटियन इतने हद तक पावरफुल कैसे हो सकता है, पर डाउट करने का समय नहीं था। इस तनाव के बीच आसमान से एक गरजती हंसी ने पूरा माहौल जमा दिया। काले बादल नीचे गिरकर पूरी जगह को धुंधली डार्कनेस में लपेटने लगे। डीमन इंपीरियल सिटी के आधे से ज्यादा हिस्से में रात की तरह सन्नाटा छा गया और तभी एक काला फिगर हवा से नीचे उतर आया। उसके शरीर से निकलती पावर ने सभी को सुकून नहीं बल्कि हड्डी तक जमा देने वाला डर दिया। मोनार्क्स तक के जिस्म इसकी मौजूदगी से कांप गए। जो रूप सामने था वो स्वान युआन वेंटियन का था, पर उसके अंदर मौजूद चीज कुछ और ही लग रही थी। एक ऐसी शक्ति जो इंसानी सीमाओं से परे थी। एम्बिशन अंडर हेवन ने तुरंत पहचान लिया कि यह किसी तरह की पोजेशन थी। युन चिंग होंग ने ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन पर हाथ रखा और तुरंत महसूस किया कि दुश्मन की पावर उन डरावनी रिपोर्ट से भी ज्यादा है जो उनके लोग बताकर आए थे। स्वान युआन वेंटियन की आंखों में दिख रहा विश्वास इस बात का सबूत था कि वो इल्यूजरी डीमन रेल्म को एक खेल समझ रहा था। उसका व्यवहार एक ऐसे इंसान का था जिसे लगता हो कि दुनिया उसके पैरों के नीचे है। जब उसने मिरर ऑफ समसारा के लिए आने और लिटिल डीमन एम्प्रेस को खत्म कर देने का इरादा दिखाया, तब युन चिंग होंग ने साफ कर दिया कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है,
फॉर्मेशन बैरियर की रक्षा करना, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। फॉर्मेशन बैरियर का पहला टक्कर तुरंत हुआ। शुआन युएन वेंटियन का एक आम सा लगने वाला सोर्ड स्ट्राइक स्पेस को चीरकर नीचे गिरा और फॉर्मेशन से टकराते ही हजारों दरारें फैल गईं। हालांकि फॉर्मेशन टूटा नहीं, पर सभी को पता चल गया कि दुश्मन की बेस स्ट्रेंथ ही हाफ स्टेप डिवाइन वे के बराबर थी। यून फैमिली के लोगों ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी बैरियर में भरनी शुरू की, जिससे वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। पर शुआन युएन वेंटियन रुकने वाला नहीं था। डार्कनेस से बने हुए टेंटिकल्स और कॉन्सेंट्रेटेड अटैक्स एक के बाद एक बैरियर पर गिरने लगे। युन चिंगहोंग ने अपनी पर्पल क्लाउड आर्ट की पीक तक पहुंचते हुए सभी लोगों को एक ही संकल्प दिया, बैरियर को टूटने मत देना। एल्डर और डिसाइपल्स सबने मिलकर बैरियर पर पावर डाली और जो फॉर्मेशन हजारों सालों से बंद था, अब पूरे शहर की विल पावर से जाग चुका था। जब शुआन युएन वेंटियन ने ऊपर से बहुत सारी सोर्ड बीम्स की सोर्ड रेन छोड़ दी, तब पर्पल लाइट वाला बैरियर हिलने लगा। दरारें साफ दिखने लगीं और युन फैमिली के लोग अपनी हद तक धकेल दिए गए। उस क्रिटिकल मोमेंट पर अंडर हेवन फैमिली ने अपनी जेड ग्रीन प्रोफाउंड एनर्जी लाइट से बैरियर को रीइंफोर्स किया। पर्पल और ग्रीन लाइट्स मिलकर एक नई जेड लाइक चमक में बदल गईं। दरारें मिटने लगीं और बैरियर फिर से स्टेबल हो गया। शुआन युएन वेंटियन का अटैक जारी रहा, पर अब बैरियर टूटा नहीं। डीमन इंपीरियल सिटी अभी भी खड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि दो बिग फैमिलीज की कंबाइंड विल पावर ने एक विशाल डिफेंस बनाकर उस डार्कनेस पावर का सामना किया। ग्रेट सिटी बैरियर फॉर्मेशन का चमकना और न टूटना शुआन युएन वेंटियन के लिए एक चुभती हुई हार जैसा था। 3 महीने पहले उसने सोचा था कि उसकी नई जागी हुई डेविल पावर ने उसे अविनाशी बना दिया है, और अब 60% डेविल ब्लड अवेकन होने के बाद वो 3 लिटिल डीमन एम्प्रेसेस को भी कुचल सकता है। पर एक रेजिस्टेंस जो सिर्फ एक डिफेंसिव बैरियर से आ रहा था, ये उसके घमंड को सीधा चोट पहुंचाने वाला था। ऊपर घूमते काले बादल और उसके चारों तरफ घनी होती ब्लैक ऑरा ने उसकी हिम्मत को एक अल्टीमेटम दिया। उसके पीछे एक विशाल डार्क वॉर्टेक्स बना जो मजबूती से स्पेस को तोड़ने की धमकी दे रहा था। डीमन इंपीरियल सिटी के आसपास दबाव बढ़ता गया, जैसे वो पूरी दुनिया एक अज्ञात सुरंग में घुस रही हो। उसका दावा अब सिंपल था, मामूली रेजिस्टेंस को कुचलकर अपनी सुपीरियरिटी दिखाना। जब उसकी डेविल ऑरा ने पीक छुआ तो वॉर्टेक्स से निकला एक विशाल डार्क हथेली जो फॉर्मेशन बैरियर पर टूट पड़ी। स्पेस उस हाथ के छूने से बिखर गया और बैरियर की सरफेस एक पल के लिए हिल गई। सिटी के अंदर प्रोटेक्टर्स ने अपना डर दबाकर पूरी प्रोफाउंड एनर्जी एक साथ फॉर्मेशन बैरियर में डाली, जिससे पर्पल और ग्रीन लाइट्स मिलकर एक सूरज जैसी चमक में बदल गई। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।